देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो देखते हैं ये क्या है, ये किसमें है, भाग 4 में है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 में है। किसमें है, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है हमारे नीति निर्देशक तत्व DPSP, ठीक है, भाग 4 में। तो DPSP और मूल अधिकार में अंतर दे लेते हैं। मेन अंतर क्या है इसमें, DPSP और मूल अधिकार में अंतर क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो DPSP मूल अधिकार ये है तुम्हारे, क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तुम्हारे DPSP हैं, ठीक है, मूल अधिकार तत्व है, ठीक है। क्या कहते हैं, ये मूल अधिकार तत्व हैं, ये नीति तत्व हैं DPSP। तो मूल अधिकार क्या है, ये नकारात्मक हैं, जैसा कि ये राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। तो मूल अधिकार क्या है भाई, ये राज्य के लिए तो नकारात्मक है ना, क्योंकि ये राज्य को कुछ मसलों पर, ठीक है, कुछ मसलों पर कार्य करने से क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। तो इसलिए राज्य के लिए क्या है, ये नकारात्मक है, क्योंकि राज्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये नागरिक के लिए फ़ायदेमंद है। राज्य को तो कुछ मसलों पर ये क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, कार्य नहीं करने देते हैं, उसको प्रतिबंधित करते हैं। और ये राज्य के लिए सकारात्मक है, ये राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है ना, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इन्हीं के अनुसार राज्य क्या करता है, जैसे अब उसने कुछ वर्गों के लिए आरक्षण दिया है, कुछ वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं, ठीक है। तो जहाँ पर समानता का हनन होता है, तो ये राज्य के निर्देशक तत्व ही राज्य को अधिकार देते हैं। दूसरा, ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। तो ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनका अगर कोई हनन करे तो आप न्यायालय जा सकते हो, न्यायालय इसको लागू करवा सकता है। और ये क्या होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं, ठीक है, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और ये फिर मूल अधिकार क्या होते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, कई बार पूछा गया है। इनका उद्देश्य क्या है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है। तो FIR का उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का। और DPSP का उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। और FIR का उद्देश्य है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का, ठीक है। इसमें है क्या कहते हैं, DPSP में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की। और ये FIR जो है कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, कानूनी रूप से मान्य है। और DPSP जो है राज्य के नीति तत्व क्या है, ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इन्हें क्या है, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। फिर अगला बिंदु है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये व्यक्तिक हैं, ये क्या है, व्यक्तिक हैं, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। और ये क्या करते हैं, नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये समाजवादी हैं। फिर इनको लागू करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं। और DPSP को लागू करना है तो इसके लिए विधान की आवश्यकता पड़ती है, स्वतः लागू नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दे। भाई न्यायालय क्या इसके लिए बाध्य है कि जो विधि मूल अधिकार का हनन कर रही है उसे गैर संवैधानिक करे और उसे अवैध घोषित करे, ये न्यायालय का कर्तव्य है, इसके लिए न्यायालय क्या है, बाध्य है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए लागू किया गया था, ठीक है। तो न्यायालय निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए या इसके आधार बनाई गई विधि को अवैध, असंवैधानिक या अवैध घोषित करने का नहीं कर सकता है। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि हाँ, इन्हें निर्देशक तत्वों के प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो समानता के अधिकार को हनन करती हैं, तो उसको न्यायालय ने वैध ठहराया क्योंकि भाई ये समाज के लिए ज़रूरी है। निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है कि राज्य साकार करेगा, इसलिए इसको वैध ठहरा सकता है, ठीक है। तो ये मूल अंतर हो गया मूल अधिकार और निर्देशक तत्व में। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, वो घटना दर्ज के कुछ बिंदु हैं, देखते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, वही हमने पढ़ा था, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, DPSP का ना, ये ना, सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना उद्देश्य होता है नीति निर्देशक तत्वों का। अगला बिंदु, भारत की कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, मतलब भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये विचार कहाँ पाया जाता है, संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है, और DPSP में, ठीक है। DPSP 60 में कहते हैं, ठीक है, DPSP निर्देशक तत्व को DPSP ज़्यादातर हम बोलेंगे, ठीक है। देश के शासन हेतु आधारभूत क्या है, DPSP, ठीक है, DPSP ही देश के शासन के लिए आधारभूत चीज़ें हैं, ठीक
ठीक है। DPSP के आर्टिकल 39 घ में क्या लिखा है, 39 घ में, ठीक है। देखो ABC का खा गा घा डी होगा, ठीक है, 39D होगा। ये क्या होगा तुम्हारा, ये 39, इसको हम डी भी लिख सकते हैं ना, 39D लिख सकते हैं, या 39 घा, ठीक है। 39 घा में क्या लिखा हुआ है, 39 घा में लिखा हुआ है कि पुरुष स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 39 घा में लिखा हुआ है ना, 39D में लिखा है कि पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। और DPSP का मूल स्रोत क्या है, तो हमने पढ़ा था, नींद आएगी जब लैंड पे हम सो जाएंगे, तो स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश संविधान है, जिसको आयरिश संविधान भी बोलते हैं, जहाँ से यह आयरिश संविधान से आया है, ठीक है। तो देखो इसका मूल, अगर मूल स्रोत पूछे तो स्पेनिश संविधान है, ठीक है। क्या है, DPSP का मूल स्रोत क्या है, स्पेनिश संविधान है, जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था। कहाँ, ठीक है, ये स्पेनिश संविधान से ये क्वेश्चन आया हुआ ना, काफ़ी लोगों का गलत हुआ था ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर मूल स्रोत पूछा, इसका मूल स्रोत कहाँ है DPSP का, तो स्पेनिश का संविधान है। और स्पेनिश संविधान से आयरिश संविधान में आया, आयरलैंड के संविधान में, हम लोगों ने इसको आयरिश संविधान से लिया है। यहाँ पर मूल स्रोत पूछा, हमारे भारतीय संविधान का नहीं पूछा कि भारतीय संविधान ने कहाँ से इसको लिया, क्योंकि क्वेश्चन का जो मतलब वो जब वो शब्दावली ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने लिखा कि DPSP राज्य के निधि तत्वों का मूल स्रोत है क्या, तो इसका मूल स्रोत है, पहली बार कहाँ उत्पन्न हुआ, स्पेनिश संविधान में उत्पन्न हुआ था। तो ये क्वेश्चन सभी का गलत हुआ, क्योंकि सभी ने, ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ, लगभग आयरिश संविधान लगा दिया। दरअसल ये आया था, स्पेनिश संविधान का मूल स्रोत है। अब भारत ने इसको कहाँ से लिया है, अब ये स्पेनिश संविधान से आया, आयरिश संविधान में, आयरलैंड के संविधान में आया, ठीक है। तो भारत ने फिर इसको लिया अपने संविधान में, तो इसलिए भारत ने कहाँ से लिया अगर पूछे तो आयरिश संविधान से उत्तर होगा, आयरलैंड के संविधान से उत्तर होगा। अगर पूछा जाए मूल स्रोत कहाँ है इसका DPSP का, तो स्पेनिश सिद्धांत होगा। फिर USA ने नागरिकों को सिटीजन्स अलमनाक नाम से दस्तावेज जारी किया था, ठीक है। तो ये क्या है, USA ने एक नागरिकों के लिए सिटीजन्स अलमनाक नामक दस्तावेज जारी किया, जो कर्तव्यों का विवरण है। ये क्या है, सिटीजन्स अलमनाक पूछे तो क्या है जो USA ने जारी किया था, ये क्या है, कर्तव्यों का विवरण है, ठीक है। अगला पॉइंट है, संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है ना। संविधान में है क्या है, बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान करता है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। लिखा संविधान में लिखा है ना कि संविधान में बच्चों और स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है, स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सारे जो पॉइंट वाइज हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 45 के तहत क्या है, अनुच्छेद 45 के तहत क्या है, 600 पूर्व, मतलब 600, कोई बच्चा 600 से पूर्व और 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। जो बच्चे 6 वर्ष से कम है, तो अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष से कम, ठीक है, बच्चों आयु के बालकों को क्या है, शिक्षा के लिए व्यवस्था है, प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था है, जो 6 साल से कम है, वो अनुच्छेद 45 के तहत है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है, पहले अनुच्छेद 45 के तहत DPSP था, परंतु जो 86वें संविधान संशोधन हुआ 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ, ठीक है, उसके बाद इसको अनुच्छेद 21 के तहत ये मूल अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था, अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या था, जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि अब DPSP में ही कोई कोर्ट तो लागू तो है नहीं, ठीक है, इसलिए इस पर इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी ना, क्योंकि इसमें आप लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि निःशुल्क हमारे बच्चे को शिक्षा दी ही जाए, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसलिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, एक्ट हुआ 2002 में। इसके द्वारा क्या किया गया, इस 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है। और फिर 45 वर्ष की शब्दावली को इसको चेंज करके इसमें 600 से पूर्व देखभाल, 600 अगर छोटा बच्चा है 600 है तो उसको देखभाल किया जाए, और 6 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई, तो इसकी शब्दावली को चेंज करके ये कर दिया गया, पहले ये था, ठीक है। फिर KT शाह ने कहा है, KT शाह ने इनके बारे में कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। हाँ भाई, जब सही बात है,
केटी शाह ने यही कहा है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत मतलब डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया था। भाई राज्य के पास जब सुविधा होगी तो इनको लागू करवाएगा। अभी देखेंगे उसमें क्या क्या आर्टिकल हैं राज्य के नीति निषेध तत्व में, ठीक है। तो ये केटी शाह ने कहा है। फिर अगला पॉइंट है, अब आ जाते हैं हमारे, देखो जो हाईलाइट हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी इसमें हैं। अब हम लक्ष्मीकांत का सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जितने भी हाईलाइट हैं वो क्वेश्चन तुम्हारे आए हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम। लक्ष्मीकांत का सारांश है क्या, तो कुछ है सिद्धांत जो है तुम्हारे 3 प्रकार के सिद्धांतों में बांटा गया इनको, समाजवादी सिद्धांत और फिर गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। और फिर कौन सा सिद्धांत है तुम्हारा बौद्धिक, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो इनमें देखते हैं आर्टिकल 51 तक देखेंगे आर्टिकल, ठीक है। तो अब आर्टिकल 38 क्या कहता है, ये समाजवादी सिद्धांत है। तो समाजवादी सिद्धांत में आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है और आर्टिकल 39 का या ये है आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 47, ये समाजवादी सिद्धांत है। कौन से, फिर से सुन लो, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 47। तो ये सब किसके समाजवादी सिद्धांत। अब इनका डिटेल हम देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 38 कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति, ठीक, आय और स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, आर्टिकल अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, ठीक है। कौन सा राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए आय, स्थिति, सुविधाओं तथा क्या करेगा, अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जोड़ा गया। ये चीज़ जो बढ़ाई गई है इसमें 38 में कब जोड़ी गई है, ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, उसके द्वारा ये चीज़ इसमें जोड़ी गई थी। आर्टिकल 38 में क्या जोड़ा गया कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हुए आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में जो असमानता है लोगों के बीच समाज में, उसको कम करने का प्रयास करेगा। ये चीज़ कब जोड़ी गई है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और राज्य क्या करेगा इसी के अनुसार, इसके लिए अब इसको कम करने के लिए राज्य ने किया क्या है, क्या करता है, इस सामाजिक व्यवस्था की को सुरक्षित करता है और संरक्षित करता है। सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करता है और संरक्षित करेगा, ठीक है। और लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याण को करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये राज्य करेगा 38 के अनुसार, ठीक है। फिर अनुच्छेद 39 क्या है, निम्न नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। निम्न नीतियों को लागू करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भी कार्य करेगा। वो कौन सी नीतियाँ हैं, नंबर का है सभी के लिए, ठीक है। आजीविका की पर्याप्त साधन के अधिकार की व्यवस्था करेगा कि सभी राज्य के सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त हो, आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार हो, ये इसका प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। सभी संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को समाज जन की भलाई हेतु व्यवस्थित करेगा कि जो भौतिक संसाधन है, ठीक है, जो भौतिक संसाधनों हैं, संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को क्या करेगा, नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई हेतु व्यवस्थित करेगा। इसके लिए सामान्य जन की भलाई हेतु व्यवस्थित करेगा। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य के जितने भी भौतिक संसाधन हैं, ठीक है, संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई हेतु व्यवस्थित करेगा। नहीं किसी एक ही को फायदा बोले, सभी लोगों की भलाई हो, ऐसे संसाधनों को व्यवस्थित करेगा, ठीक है। धन के संकेंद्रण को रोकना, अब धन के संकेंद्रण को भी रोकेगा कि ऐसा कोशिश नहीं करेगा कि सारा धन किसी एक ही व्यक्ति या कुछ ही हाथों में रहे, बाकी सब लोग गुलाम हो जाए। तो धन के संकेंद्रण को भी रोकेगा। इसमें है 39 में ही है ये। घा क्या है, पुरुष महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, हमने पीछे भी देखा 39 घा, ठीक है। पुरुष और महिला के जो भी हो उनके समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। फिर अंगा है, ठीक है, डी के बाद ई आता है, तो 39 ई कह लो या 39 अंगा कह लो। कर्मकारों के लिए, जो कर्मकार हैं उनके स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों के बाल श्रम से संरक्षण करेगा, ठीक है। तो जो काम करने वाले हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति का भी देखेगा कि मतलब कंपनियों में छापा मारता रहते हैं ना कर्मचारी, कि देखते हैं कि वहाँ पर जो सुविधाएं ठीक हैं, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है। और बालकों को बाल श्रम से संरक्षण करेगा। ये 39 ई में है, 39 अंगा में है, ठीक है। और 39 ई के बाद एफ आता है, ठीक है। तो 39 चा या 39 एफ में बालकों को स्वास्थ्य एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराएगा। बालकों के स्वास्थ्य एवं विकास के अवसर को उपलब्ध कराना भी किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। सब अनुच्छेद 39 में आता है। ये जो जोड़ा गया था 39 चा बालकों के स्वास्थ्य एवं विकास के अवसर की
की व्यवस्था करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 39 हो गया। हाँ, तो नीतियों की सुरक्षित करेगा, नीतियों को सुरक्षित रखेगा। तो कौन? वही 39 का है सभी के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार की व्यवस्था करेगा। 39 का है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई हेतु व्यवस्थित करेगा। 39 का गा है धन के संकेंद्रण को रोकेगा। 39 का घा है पुरुष महिला जो भी हैं उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था करेगा। 39 अंगा है कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, शक्ति की व्यवस्था करेगा कि उनमें शक्ति बनी रहे तथा बालकों को बलाश्रम से संरक्षण देगा, ठीक है। और 39 चा है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर भी उपलब्ध कराएगा, बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 39 चा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। फिर 39 का या ए 39 का यह है कि सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। तो 39 का या 39 ए क्या है तुम्हारा इसमें 39, ठीक है, का या ए सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ये भी 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था कि सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ये है ना 39 का, सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा, इसी का ये विस्तृत रूप है। 39 क्या कहता है कि सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। भाई इसी के सभी को आजीविका का पर्याप्त साधन अधिकार होगा, ठीक है। अगर किसी को मतलब ये नहीं है 39 का के ए के अनुसार कि समान कोई अपना वकील नहीं कर पा रहा है तो उसको सरकार वकील देती है, सरकारी वकील देता है। किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। 39 का के तहत 39 ए के तहत समान सभी को समान न्याय मिले और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएं, ठीक है। फिर 39 अनुच्छेद 41 क्या है? बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में कार्य शिक्षा सार्वजनिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा राज्य, ठीक है। वो 41 कहता है कि बेरोजगारी है, किसी की बुढ़ापा, कोई व्यक्ति बीमार है, विकलांग है, इन मामलों में क्या करेगा? कार्य शिक्षा सार्वजनिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा राज्य, ठीक है, कराने की कोशिश करेगा। और अनुच्छेद 42 क्या है? काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और मातृत्व राहत हेतु प्रावधान भी करेगा राज्य, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि काम की न्यायसंगतता रहे, ठीक है, मानवीय परिस्थितियों में ही काम करवाया जाए लोगों से। मातृत्व राहत हेतु प्रावधान भी करे राज्य। इसलिए देखो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके सरकारी अस्पताल में सब फ्री इलाज होता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 42 के अनुसार ही कानून बनाया है, ठीक है। और मानवीय परिस्थितियाँ, कोई कंपनी किसी को अमानवीय स्थितियों में काम नहीं करवाएगा, मानवीय परिस्थितियाँ रहें और काम न्याय संगत हो, नहीं कि कम पैसा दो पूरा बधवा मंजूरी कराओ, ठीक है। ये भी राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 43 है सभी कामगारों हेतु, ठीक है, सभी कामगार हेतु जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था करे, उचित जीवन स्तर बनाने की कोशिश करे, ठीक, सुनिश्चित करे। ये राज्य का कर्तव्य है कि जहाँ भी कोई कारीगर काम कर रहा तो वहाँ निर्वाह योग्य मजदूरी उनको दी जाए, ठीक है। उचित जीवन स्तर भी उनका होना चाहिए, सुनिश्चित करना किसका काम है? राज्य का काम है। अनुच्छेद 43 के तहत, अनुच्छेद 43 ए के तहत क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए, ठीक है। अब जैसे अनुच्छेद 43 ए में लिखा है, ठीक है, कि ये पूछा भी गया है, ठीक है, कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए राज्य, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 42 1976 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी 43 ए कब जोड़ा गया है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। और फिर अनुच्छेद 47 क्या है? लोगों के लिए पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना, ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 में लिखा है कि जो व्यक्ति हैं राज्य के लोग हैं उनके लिए पोषण की व्यवस्था करे, जीवन के स्तर को ऊपर उठाए, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की कोशिश करे, ये राज्य का कर्तव्य है। अब गांधीवादी सिद्धांत आ गए, ठीक है। तो गांधीवादी सिद्धांत में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 बी है, और अनुच्छेद 46 है, और अनुच्छेद 47 है, और अनुच्छेद 48 है। यह है गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40। तो ये है तुम्हारे गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। तो 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन हो, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो। ये प्रश्न आ चुका है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण किस सिद्धांत अनुच्छेद में है? ये तो 40 में है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, ठीक है। अगर ये भी लिखा हो क्या है ग्राम पंचायतों का गठन
तब भी अनुच्छेद 40 है। अगर राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी शब्द लिखा हो तब भी अनुच्छेद 40 है। ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, क्योंकि गांधी जी गाँव के लोगों को ज़्यादा महत्व, मतलब गाँव में ही देश की जान बसती, तो वो कुटीर उद्योगों का चाहते थे और सभी को मतलब काम करने का बराबर सबको हक मिले, इसकी वो मतलब वकालत करते थे। इसलिए गांधीवादी सिद्धांत में वही जो आएंगे लोग सभी को अधिकार देने की बात करेंगे, वो नीतियाँ गांधीवादी सिद्धांत में आती हैं। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ये अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये किस में जोड़ा गया था? ठीक है, 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना 97 संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जोड़ा गया कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43। ठीक है, फिर अनुच्छेद 43B, ठीक है, ये क्या है? सरकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, कि सरकारी समितियां बनाई, समितियों का स्वैच्छिक गठन का प्रावधान करे राज्य। ठीक है, तो 43B में है, इसको भी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 2011 में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 46 क्या? समाज की कमज़ोर वर्गों को, विशेषकर जैसे SC हैं, ST हैं, इनकी शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दे सरकार। ठीक है, राज्य। अनुच्छेद 46 क्या? समाज के कमज़ोर वर्गों, जैसे क्या है तुम्हारे विशेषकर SC और ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य क्या करे? प्रयास करे। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करे सरकार, नशा सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 47 कहता है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशा सेवन करने पर रोक। और जब अनुच्छेद 47 का प्रयोग कर ही राज्य सरकारें क्या करती हैं? शराब को बंद करती हैं, कहाँ पर शराब दुकान नहीं खोलनी है, ये नियम पास करते हैं अनुच्छेद 47 के तहत ही। अनुच्छेद 48 क्या है? गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने व मवेशियों को पालने एवं नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा राज्य। तो अनुच्छेद 48 है, गाय हैं, बछड़े हैं, अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का नियम भी बना सकता है राज्य। ठीक है, मवेशियों को पालने एवं नस्लों में सुधार करने का भी प्रयास करेगा अनुच्छेद 48 के अनुसार। तो गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। गांधी जी ने कहा कि हमारे अधिकारों का सही जो स्रोत है वो क्या है? हमारे कर्तव्य हैं, और यदि हम अपने, ठीक है, कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा है कि हमारे जो अधिकारों का सही स्रोत क्या है? हमारे कर्तव्य हैं। अगर हम अपना काम सही से करेंगे, अपने कर्तव्य को सही ढंग से करेंगे, निर्वाह करेंगे, अपनी ड्यूटी सही से निर्वाह करेंगे, तो हमें अधिकार मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये गांधी जी ने कहा था। बात सही है, आजकल लोग अपना ही काम नहीं करते हैं, बगैर मतलब क्या बताया जाए। फिर BN राव ने क्या कहा? ठीक है, BN राव ने कहा कि DPSP का राज्य के प्राधिकारियों के लिए एक शैक्षिक महत्व है। भाई DPSP जो राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं, ये हमारे जितने भी प्राधिकारी हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उनके लिए क्या है? बड़े शैक्षिक महत्व की चीज़ें हैं, क्योंकि इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे वो लोग जाने कि राज्य के कर्तव्य क्या हैं, राज्य किसके हित में कार्य कर रहा है। राज्य जनता के हित में ही कार्य करना राज्य का कर्तव्य है, इसलिए ये राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व के हैं। ठीक है, ये सभी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। ठीक, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का उद्यम है। ठीक है, जैसे सामाजिक क्रांति बराबर स्वतंत्रता सब हुई थी, तो उसके लिए क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? उसके लिए माध्यम है। ठीक है, अब आ जाते हैं उदार और भौतिक सिद्धांत। तो उदार और भौतिक सिद्धांत में कौन अनुच्छेद होते हैं? अनुच्छेद 44 होता है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, 48A, अनुच्छेद 49, 50, अनुच्छेद 51, ये रहते हैं। ठीक है, तो उदार भौतिक सिद्धांत में अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता हो। क्या हो? समान नागरिक संहिता हो। अनुच्छेद 45 कहता है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जोड़ा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक हैं, ठीक है, प्रारंभिक बाल व्यवस्था में उनकी देखभाल करें। ठीक, क्या करें? उनकी प्रारंभिक अगर बाल व्यवस्था तो उसकी देखभाल की व्यवस्था करना और शिक्षा की व्यवस्था करना। ये किस में है तुम्हारा? अनुच्छेद 45 में। ठीक है, तो ये जो है 45 जो उदारवादी सिद्धांत है, जो क्या है 6 से 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था। तो बाल व्यवस्था तो अभी भी है, लेकिन जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु की देखभाल मतलब शिक्षा का प्रावधान है, अब ये क्या कर दिया गया? बदल दिया गया है।
ये अब क्या कर दिया गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ये क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, इसकी शब्दावली को बदल दिया गया। अब यहाँ तक केवल 6 से पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करनी है। क्या है, 6 से पूर्व। अब 6 वर्ष से पूर्व जो है ना वो करनी है, हमें शिक्षा की व्यवस्था करना है। ठीक है, ये व्यवस्था आ गई, इसमें शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था होगी। और बाकी ये तुम्हारा बदल दिया गया ना, अब ये नहीं है 6 से 14 के लिए। अब ये आर्टिकल 21A के तहत हो गया है, आर्टिकल 21 के तहत। अब हम इसको नीचे पढ़ेंगे अभी ना, जो संशोधन हुआ है हमारा, देखो आर्टिकल 45 में। ठीक है, विषय वस्तु परिवर्तित कर दिया गया है। क्या कर दिया, विषय वस्तु परिवर्तित कर दिया। तो हमने पीछे अभी पढ़ा है ना, विषय वस्तु क्या परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, अब इसमें 45 में कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, करना राज्य का काम होगा, और बाल व्यवस्था की देखभाल करना क्या होगा, राज्य का काम होगा। तो ये अभी व्यवस्था बदलाई गई है 2002 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 86। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पूछा गया कई बार क्वेश्चन। फिर अनुच्छेद 48 क्या है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है तुम्हें, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक बनाएं और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करें। कृषि अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक बनाएं और वैज्ञानिक आधार पर क्या करें, संगठित करें। फिर अनुच्छेद 48A क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना है, सुधार करना है, और क्या करना है, देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करना है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये कब हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में जोड़ा गया 48A। ठीक है, 48A का मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करना है, देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करना है। फिर अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राज्य के कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक को या स्थान की रक्षा करना है, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य क्या करेगा, अनुच्छेद 49 के तहत ये राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य की प्रत्येक कलात्मक चीज़ हो, ऐतिहासिक महत्व की कोई चीज़ हो, उसकी रक्षा करे। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। ठीक है, करने हेतु कदम उठाना राज्य का कर्तव्य है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से एकदम दूर रखे, कार्यपालिका न्यायपालिका पे हावी ना होने पाए। ठीक है, इनका कार्य पृथक पृथक रहे। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा कुछ ना करे कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का अधिकार हो जाए। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर सरकार के कहने से चलने लगेगा तो समझो न्यायपालिका पे कार्यपालिका क्या हो गया, अधिकार हो गया। इसलिए राज्य का ही कर्तव्य है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखे और कार्यपालिका से उसको अलग रखे। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है। ठीक है, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाना राज्य का कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर भी करना है। मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को और बाध्यताओं को निरादर नहीं करना, आदर को भी करना है। विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने हैं तो हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। हर मतलब विवाद का मतलब ये नहीं कि लड़ाई द्वारा ही निपटाया जाए, उसको मध्यस्थता के द्वारा उसको निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। ये 51 में है। ठीक है, अब हम संशोधन देख लेते हैं कि मूल अभी दो हमारे नीति से तत्व में क्या क्या संशोधन हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। इसके द्वारा क्या क्या संशोधित किया गया, तो इसके द्वारा क्या 39 में संशोधन किया गया। 39 में क्या किया गया, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना जोड़ा गया। ठीक है, 39 में क्या जोड़ा गया, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। 39A जोड़ा गया, इसके लिए समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जोड़ा गया। ठीक है, कि समान न्याय को बढ़ावा देना है, उसके लिए गरीबों को हम मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी होगी। अनुच्छेद 43A भी जोड़ा गया 1976 में। 43A क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना है राज्य को। क्या करने का, उद्योग जो हैं, दो धंधे हैं, उसके प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। ठीक है, कि वहाँ पर श्रमिक की भागीदारी सुरक्षित है, ये नहीं कि उसका शोषण हो, जब चाहे उसको वहाँ से निकाल दो, इसके लिए भी कदम उठाना है राज्य को। अनुच्छेद 48A भी जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रावधान भी जोड़ा गया 48A। उसके बाद अब देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977 अर्थात 44वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। तो इसमें 38 में की धारा 2 को शामिल किया गया। 38 में धारा 2 शामिल किया गया। धारा 2 के अनुसार क्या हुआ, राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह आर्थिक असमानता को क्या करे, कम करे। अब व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति सुविधाओं अवसरों संबंधी असमानताओं को क्या करे, खत्म करने का प्रयास करे। तो ये 38 की धारा 2 में, अनुच्छेद 38 की धारा 2 में 38 में धारा 2 शामिल की गई। उससे ये हुआ कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो आर्थिक असमानता को कम करे, सभी को रोजगार देने की कोशिश करे ना, तभी तो आर्थिक असमानता कम होगी।
कोई ना कोई मतलब फैक्ट्रियाँ खोले, आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करे, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा कमाते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाए, जो कम कमाते हैं उन पर कम टैक्स लगाए, सब यही इसी के अनुसार राज्य काम करता है। फिर व्यक्तियों के बीच ही नहीं ना, व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच भी, ठीक है, समूहों के बीच भी स्थित सुविधाओं एवं अवसरों जो संबंधी जो असमानताएं हैं उनको कम करने का, ख़त्म करने का, कम क्या एकदम ख़त्म करने का प्रयास करे। ये 38 में जोड़ा गया, 38 में एक धारा 2 जोड़ी गई, ठीक है, कब 1977 में। अब फिर हुआ 86वां संशोधन हुआ 2002 में। इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल देगी। पहले था कि बाल्यावस्था की देखभाल राज्य करेगा और 6 से 14 तक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो अब ये बाल्यावस्था की देखभाल तो इसमें करना है, विषय वस्तु बदलेगी ना, बाल्यावस्था की व्यवस्था तो करना है, बाल्यावस्था की मतलब शैशवावस्था में बच्चों की देखभाल तो करनी है, लेकिन अब 6 से पूर्व क्या है, 6 से पूर्व जो 6 से कम है बच्चे, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था 45 में रह गई है। और जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पहुँच गई, अनुच्छेद 21A में पहुँच गई। मतलब 6 से अगर 14 तक बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, और मतलब निःशुल्क और अवश्य अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। ये बच्चों का मूल अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, उनका मूल अधिकार 21A के तहत कर दिया गया, ठीक है। अब फिर 91वां संशोधन हुआ 2011 में, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। 43B जोड़ा गया मतलब सहकारी समिति शब्द को शामिल किया गया। अब की सहकारी समितियाँ भी हमारा इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे नीति निषेध तत्व, घटना चक्र, और जो हमारी पॉलिटी की बाइबल है लक्ष्मीकांत, उससे मेन पॉइंट हम लिए। इतने अगर तैयार है तो हमारे वनडे एग्जाम कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। अब हम मूल कर्तव्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है तुम्हारे ठीक है, भाग 4A में है, भाग 4A में है, ठीक है। और पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्यों को, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उनके सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1976 के द्वारा भाग 4 का ना बताए थे, भाग 4 का, भाग 4A में है, ठीक है, द्वारा भाग 4A में के तहत जोड़ा गया इनको। भाग 4A या भाग 4 का के अनुच्छेद 51A या 51 का जोड़ा गया है। उसमें हम 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े हैं। मूलतः 10 थे, 11वां कब फिर जुड़ गया, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। तो पहले मूल रूप से हमने कितने जोड़े थे, 10। ये भी पूछता है मूल रूप से कितने जोड़े गए, क्वेश्चन खूब आया हुआ है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य 10 ही थे, ठीक है, लेकिन 11वां जुड़ गया। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ 2002 में, तब जोड़ा गया, ठीक है। इन्हें प्रभावी बनाने है तो 1999 में JS वर्मा समिति का भी गठन हुआ था कि इनको कैसे प्रभावी बनाया जाए मूल कर्तव्यों को। तो 1999 में एक समिति गठित हुई, JS वर्मा, ध्यान रखना, JS वर्मा समिति किस लिए गठित हुई थी, मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक, मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए। अब ठीक है, तो इनके बारे में कुछ मतलब पॉइंट दे लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करने के लिए, उसमें कितने अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, 12 सदस्य पूछा गया क्वेश्चन। AR अंतुले हैं, जैसे SS रे हैं, SS रे तथा CM स्टीफन आदि ये इसके सदस्य थे, ठीक है। और स्वर्ण सिंह तो उसके अध्यक्ष थे ही से, ठीक है। तो ये मेन आदमी याद रखना, AR अंतुले हैं, SS रे हैं, CM स्टीफन आदि, ठीक है। और जो ये समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति, इसने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। कितने, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना 21 उसमें है 51 में, किसमें, अनुच्छेद 51 में कि है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति हमें आदर करना है, ये 51 है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है, ये है अनुच्छेद 51 का छा, 51 का छा है कि प्राणियों के प्रति हमें दया भाव रखना है, प्राणियों के प्रति हमें दया भाव रखना है, ये क्या है, अनुच्छेद 51 का छा। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है, अनुच्छेद 51 का जा। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है, अनुच्छेद 51 का जा, ठीक है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, अनुच्छेद 50। ये क्या है, अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना है, ये अनुच्छेद 50 है, ठीक। नीति निषेध तत्व है, ये नीति निषेध तत्व है हमारा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे हमारे मूल कर्तव्य की। अब मूल कर्तव्य 11 हैं क्या, वो अच्छे से हमें याद होना चाहिए क्योंकि कभी भी पूछ देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। कौन सा कर्तव्य होगा, ध्यान से पढ़ो, ये हमारे कर्तव्य हैं, हमें करना है। और गांधी जी ने कहा था अगर हम अपने कर्तव्य करेंगे तो हमें मूल अधिकार मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कर्तव्यों में ही हमारे मूल अधिकार छिपे हैं। अगर हम कर्तव्य नहीं करेंगे, कर्म करना, यही गीता का सार है, ठीक है।
कर्म, निष्काम भाव से कर्म करते रहना, फल तो ऊपर वाले देंगे ही, ठीक है। कर्म नहीं करेंगे तो कोई हमें बचाने नहीं आएगा। भगत सिंह ने भी यही कहा, हमें कर्म करना है, कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, ठीक है। हम अंग्रेजों से ऐसे नहीं आज़ाद हुए, हम किसी से भी आज़ाद नहीं हुए, हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारे क्या है कर्तव्य, देखें। नंबर पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक। जब तक देश रहेगा तभी हमारा गांव, घर, परिवार सब सुरक्षित है। जिस दिन देश गुलाम तो हम तो पहले गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारा एक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, सभी का कर्तव्य है, ठीक है। किसी कहीं भी पढ़ता हो, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, किसी धार्मिक भी स्कूल में पढ़ता हो, तो उसे ये मौलिक कर्तव्य जरूर, अपने संविधान को जरूर जानना चाहिए, ठीक है। हमारा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और तीसरा है भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, ठीक है, अखंडता की रक्षा के लिए और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और जब भी देश बुलाए तो उसके लिए हमें तुरंत राजी हो जाना चाहिए। जैसे अभी इजराइल में और जो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और मतलब आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं, उसमें बेकसूर भी लोग मारे जा रहे हैं, तो ये आतंकवाद किसी के लिए बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देश की रक्षा के लिए जब भी आह्वान किया जाए तो तुरंत राष्ट्र की सेवा में तैयार हो जाना है। और फिर है अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ये क्या है, कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, मतलब कोई भेदभाव ना हो, सभी में समरसता हो, समान भ्रातृत्व की भावना हो, सभी इन चीज़ों का निर्माण करें। ये किसी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से दूर हो, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध हों। ऐसी प्रथाओं का ना पालन करें जिसमें स्त्रियों की बदनामी होती हो, उनका सम्मान दांव पे लगता हो, ठीक है। अगला है कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसके गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। अगला क्या है सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करें। भाई जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं वो सरकार की नहीं, अपने पैसे से कोई नहीं बनाता, वो हमारे टैक्स से ही बनती हैं, इसलिए उसकी रक्षा करें, सामाजिक संपत्ति की रक्षा करें, सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें, आपस में मार काट ना करें, उससे दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर है माता पिता या संरक्षक। अगला है ना माता पिता या संरक्षक क्या करेगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनी यथास्थिति, ठीक है, बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यही गिरोह जो जोड़ा गया था, ये ना माता पिता जो गार्जियन है उसका एक कर्तव्य है कि अगर उसका 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बालक है तो अपनी यथास्थिति के अनुसार उसको उसकी शिक्षा के अवसर का प्रदान करें, ठीक है। तो ये कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया। इसके पहले 10 ही थे। ये तो हमारे कर्तव्य हैं। और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने सुझाए थे, 8, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 सुझाए थे मूल कर्तव्य, लेकिन हमने जोड़ा था 10, ठीक है। और इन्होंने कर वाला भी सुझाया था कि जनता को कर का भी मूल कर्तव्य जोड़ा जाए, लेकिन वो जोड़ा नहीं गया, ठीक है। ये पूछा भी गया है, ठीक है, कर वाला। तो ये हो गए हमारे मूल कर्तव्य हो गए, राज के निश्चित तत्व हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे मूल संरचना क्या है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।